हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 12th क्लास की फिजिक्स 9th चैप्टर और आज लेक्चर है 12th। तो देखिए पिछले 11th लेक्चर में हमने गोलीय अवतल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र निकाला था और आज निकालेंगे उत्तल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। यानी अब हमारा जो सरफेस है स्फेरिकल वो उत्तल शेप में है। दैट इज़ आज हम क्या करने जा रहे हैं, फॉर्मूला निकालने जा रहे हैं फॉर रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ओके बच्चों, इसको पढ़ते हैं आज। तो देखें, अब हम पृष्ठ बनाएंगे। कैसा पृष्ठ बनाएंगे बच्चों? उत्तल, बड़ा सा फिगर जिससे समझने में आसानी होगी, चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई देंगी। ये जैसे किसी पारदर्शी माध्यम का उत्तल पृष्ठ है, ये अलग माध्यम है। जैसे मान लीजिए ये कांच है, द्रव हो सकता है, कोई भी पारदर्शी माध्यम हो, ये माध्यम अलग है, ये माध्यम अलग है। ठीक है बच्चों, ये है मीडियम 1 जिसका अपवर्तनांक है n1 और मान लो ये विरल है और इसको मैंने सघन ले लिया है। और ये कैसा मीडियम है? मीडियम 2 है जिसका अपवर्तनांक n2 है। ठीक है, ये इसका मध्यबिंदु इस गोलीय पृष्ठ का, ये जो गोलीय पृष्ठ है ये वाला, इसका मध्यबिंदु क्या होगा बच्चों? ध्रुव। इसको क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं P। और इससे गुजरने वाली जो स्ट्रेट लाइन है सीधी, ये मुख्य अक्ष हो गई इस गोलीय पृष्ठ की। ठीक है, इस गोलीय पृष्ठ की मुख्य अक्ष है। ये बात समझ में आ रही होगी। तो देखें, इसकी गोलाई इस साइड में है, इसका कर्वेचर इस साइड में है। तो इस पूरे गोलीय पृष्ठ को मैं अगर पूरा गोला बनाऊं तो उसका सेंटर इधर कहीं आएगा। तो ये हो गया इसका वक्रता केंद्र। ठीक है, और वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है ध्रुव से, वो वक्रता त्रिज्या कहलाती है, r कहलाती है। ये हो गई r। क्लियर? अब देखें, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, ये वस्तु है O। अब इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उसका रे डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे मेन चीज़ रे डायग्राम की है, फिर तो मैथमेटिकली पूरा एक्सप्रेशन निकल ही आता है बच्चों। तो देखें, एक किरण आप यहाँ से इस पर आपतित करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे बच्चों। अब यहाँ आपतन हो गया, माध्यम बदल रहा है। ये किरण इस रास्ते पर जानी चाहिए थी, इसको सीधा कर दिया मैंने, लेकिन इस पर नहीं जाएगी, अब अपने रास्ते से विचलित होगी। किधर विचलित होगी? विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। तो अब यहाँ अभिलंब कैसे खींचें बच्चों, बताइए। कई बार बता चुका हूँ कि इस बिंदु को मैं इस आपतन बिंदु को कहाँ से मिला दूँ? वक्रता केंद्र से। तो ये हो गया अभिलंब। ठीक, ये अभिलंब हो गया, नॉर्मल अभिलंब। अब ये इस माध्यम में, इसके अंदर अभिलंब यही तो है, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इधर न जा करके अभिलंब की ओर ऐसे होगी। और एक किरण यहाँ से सीधी गई, वो सीधी पार निकल जाएगी क्योंकि लंबवत आपतन हुआ। अभिलंबवत आपतन में किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें अब भी आगे फैल रही हैं, तो ये पीछे तो मिल नहीं रही। इसको मैं डॉट डॉट करके पीछे लाऊं तो यहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहाँ पर इसकी इमेज बन गई बच्चों, ये यहाँ पर काट रही हैं दोनों किरणें, तो आभासी प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया I। ठीक, यहाँ से ये बिंदु P है बच्चों, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे लंब गिराना है। ये M मान लिया, यहाँ से गिराया लंब, ये कहाँ गिरा? N। ठीक कल वाले टॉपिक की तरह कर रहे हैं बच्चों। ये ऊंचाई मैंने मान ली H, इस कोण को मान लिया मैंने अल्फा, इसको मान लिया बीटा और इसको मान लिया गामा। तो वही काम कर रहे हैं जो हमने कल किया था। अब सबसे पहले
अल्फा बीटा गामा के रिलेशंस निकालेंगे आई और आर के पदों में। देखें अभिलंब ये है, आपतित किरण ये है, तो ये कोण कितना हुआ बच्चों, आपतन कोण आई, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण। और इधर अपवर्तित किरण ये हुई, अभिलंब ये हुआ, तो ये कोण कितना हो गया बच्चों, आर हो गया। ठीक है, ये कोण आई और ये कोण आर, यहाँ स्पष्ट दिख रहा होगा, कोई घबराने वाली सिचुएशन नहीं है बच्चों। बात समझ में आपके आ रही होगी बहुत अच्छे तरीके से। अब सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इन दूरियों को देखते हैं। देखिए P से O तक की दूरी U मानी जाती है, प्रतिबिंब तक की दूरी V मानी जाती है और ध्रुव से ही नापी जाती हैं। तो ये दूरियों का मैंने नामांकन कर दिया, ये R, ये U और ये V। अब सबसे पहले वही अल्फा बीटा गामा I के पदों में निकालेंगे। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगाएंगे बच्चों, यूजिंग स्नेल्स लॉ। तो साइन I बटे साइन R बराबर 1n2 या n2 बटे n1, यही तो होता है बच्चों। ये हमने स्नेल्स लॉ लगा दिया। द्वारक छोटा होने पर, अब यहाँ लिखेंगे द्वारक छोटा होने पर I और R छोटे होंगे, और I और R छोटे होंगे तो साइन I को हम लिखेंगे I और साइन R को लिखेंगे R। कौन छोटे होंगे I और R, तो I बटे R बराबर कल की तरह, कल भी यही किया था, n2 बटे n1, केवल यही लिख लेते हैं n2 बटे n1। तो n2R बराबर कितना मिल गया बच्चों, n1I मिल गया। ठीक है, ये हो गई समीकरण नंबर फर्स्ट। अब I और R के मान अल्फा गामा के पदों में निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चों, इस त्रिभुज को देखिए OMC, त्रिभुज OMC में, OMC में ये रेखा आगे गई है, तो ये बहस कोण हो गया, I बहस कोण है। एक्सटीरियर एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अतः क्या मिलेगा, I बराबर अल्फा प्लस गामा या गामा प्लस अल्फा, समीकरण नंबर सेकंड। बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बच्चों, ये तो बात समझ में आ गई होगी कि ये कैसे हो गया। देखें इस त्रिभुज में गामा प्लस अल्फा का जो जोड़ है वो बहस कोण के बराबर होगा, I के बराबर होगा। अब देखें, अब इस त्रिभुज को देखें, त्रिभुज देखिए ये वाला कोण कितना होगा बच्चों, इसको देखें। देखें ये R है, ये वाला कोण R है, ये रेखा ये I है, ठीक, और ये गया है, तो ये कोण R ही तो हुआ बच्चों, ऊपर वाला कोण। देखो I तो मैं लिखता हूँ अंदर, ये वाला कोण था आपका I, और ये जो कोण दिख रहा है आपको, ये अभिलंब और बढ़ा दिया। देखो ये रेखा ये गई और ये रेखा ये गई, यही तो है। तो बहस वो कैसे हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए, बराबर होंगे, तो ये कितना हो गया R। तो अब इस त्रिभुज में देखें, कौन से वाले में बच्चों, इसी त्रिभुज में देख लेते हैं IMC में, त्रिभुज IMC में R बहस कोण हो गया, R बहस कोण है, अतः R बराबर अंतः कोणों के बराबर होगा। ये R किस किस के बराबर हो जाएगा बच्चों, बताएं। ओ हो ही गड़बड़ कर ली बच्चों हमने तो। हाँ सही है, IMC, हाँ IMC लिखा है, IMC। ये बहस कोण हुआ इस त्रिभुज के लिए, तो ये और ये अंतः कोण हो गए, बीटा प्लस गामा हो गया, बीटा प्लस गामा, समीकरण नंबर 3। ये I और R के मान कहाँ रख दूं मैं, यहाँ पर बच्चों समीकरण 1 में रखने पर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समीकरण 1 में रखने पर डॉट डॉट कर दिया मैंने। n2 R के स्थान पर बीटा प्लस गामा, ठीक है, बराबर n1 I के स्थान पर गामा प्लस अल्फा, समीकरण नंबर 4। अब अल्फा बीटा गामा के मान इन समकोण त्रिभुजों से निकाल लेंगे। तो उससे पहले इसका एक स्क्रीन शॉट लें जिससे मैं आगे बढ़ सकूं।
ठीक है, अब इसे हटा देता हूँ। ये आपने नोट कर लिया है। हमें केवल इस समीकरण की आवश्यकता है। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया, क्योंकि इसी में ही तो मान रखेंगे अब, और उन त्रिभुजों को देखेंगे जो कि यहाँ फिगर में आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। तो देखें, अभी मैंने बताया था कि अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे। द्वारक छोटा होने पर आप लिखेंगे अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे, और अल्फा बीटा गामा छोटे होंगे तो अल्फा को हम tan अल्फ़ा लेके चलेंगे, और tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार। इस वाले त्रिभुज में देखिए तो h बटे NO, और बिंदु N P के बहुत निकट होगा तो NO को PO लिख सकते हैं। तो ये हो गया h बटे PO। अब मैं ये सारी दूरियां बच्चों यहाँ लिख दूं। जैसे PO कितना लिखोगे बच्चों? PO बराबर, ये दूरी इधर नप रही है तो माइनस की होगी, और PI कितनी लिखोगे? माइनस V, और PC कितनी लिखोगे? प्लस की R। ये प्लस की होगी क्योंकि आपतित किरण की दिशा में नापी जा रही है ध्रुव से, तो पॉजिटिव ली जाएगी। पिछले केस में अवतल पृष्ठ के केस में, अवतल जो सरफेस थी उसके केस में तीनों नेगेटिव आए थे, यहाँ ये पॉजिटिव है। लेकिन फॉर्मूला वही निकल के आएगा बच्चों जो अवतल में आया था, यहाँ कुछ भी हो रहा हो। तो देखें तो बराबर कितना हो गया? PO के स्थान पर कितना लिखेंगे वो मैंने लिख दिया है -U। ठीक, ऐसे ही अब बीटा इक्वल्स टू, चलिए tan बीटा बराबर h अपॉन, ये किस त्रिभुज से देख रहा हूँ मैं? बीटा किस त्रिभुज में है? IMN में। आप लोग लिखते चलेंगे समकोण त्रिभुज IMN से। हमें एक एक बात नहीं लिख रहा बच्चों, वीडियो बहुत लेंदी होता है। तो कितना आ गया? बीटा बराबर h अपॉन IN, और IN को मैं क्या लिख सकता हूँ? IP, और IP कितना है बच्चों? देखिए वहाँ -V है तो -V आ गया। ऐसे ही गामा पर आइए, गामा बराबर tan गामा बराबर h लंब बटे आधार। आधार अब इस त्रिभुज में आ गए हम CMN में। tan गामा बराबर h बटे NC, और NC को मैं क्या लिख सकता हूँ? PC बराबर h बटे PC, तो R है बच्चों। ये तीनों वैल्यूज़ अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यूज़ में कहाँ रख दूँ? समीकरण 4 में रखने पर यहाँ आप क्या लिखेंगे? अल्फ़ा बीटा व गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर क्या मिलेगा? देखें N2, ठीक है। अब मैं यहाँ बच्चों N1 यहाँ ले आऊँ तो इसकी जगह 1N2 लिख के भी इस एक्सप्रेशन को निकाल सकता हूँ, जैसे मैंने पिछले वाले में किया था। वो एक ही बातें हैं, कैसी समझ लें, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं ना? इस एक्सप्रेशन को मैं 1N2 के टर्म्स में भी लिख सकता था। तो N2 बीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे आप? h बटे -V, ओके, प्लस गामा तो प्लस h बटे R बराबर N1 गामा के स्थान पर h बटे R, और प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा के स्थान पर -h बटे U। यही तो हो गया। h हर जगह से मैं काट देता हूँ कॉमन लेके, h का पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। ओह बच्चों 2 बार साफ करना पड़ता है ये। तो x को जब मैं हटा रहा हूँ सब जगह से तो क्या रह जाएगा बच्चों? N2 बटे -V प्लस N2 बटे R बराबर N1 बटे R माइनस N1 बटे U। यही तो आ गया। अब मैं N1 इधर ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? अच्छा, माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा? N2 बटे V माइनस N2 बटे R बराबर माइनस N1 बटे R प्लस N1 बटे U। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो सारे साइन बदल गए। अब बच्चों इन्हें हटा दें।
ये तो आपके पास था ही, अब एक्सप्रेशन ही तो लाना है। ये तो आप नोट कर चुके हैं, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं हम आगे सिंप्लीफाई तब भी कर देंगे बच्चों। तो देखें, हम धीरे धीरे उस एक्सप्रेशन की ओर पहुंचते जा रहे हैं जो कि हम ज्ञात करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर का और इंतज़ार करें बस। तो देखें बच्चों, N2/V माइनस N1/U, ये वाला पद में इधर ले आया। N2/V माइनस N1/U बराबर, N2 इधर लाऊंगा प्लस का हो जाएगा, R कॉमन ले लूंगा तो N2 माइनस N1/R बचा। आ गया वही एक्सप्रेशन। यही एक्सप्रेशन किसके लिए आया था बच्चों? अवतल के लिए, वही उत्तल के लिए आ गया। तो कोई फ़र्क नहीं है, दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही रहेगा। अब मैं इसको दूसरे पदों में व्यक्त करना चाहूँ तो N1 से भाग करने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? N2/N1/V माइनस N1 से भाग कर रहा हूँ तो एक रह गया, यहाँ N2/N1 माइनस 1 रह गया बटे R रह गया। ये बच्चों क्या है? 1N2 है, तो 1N2/V माइनस 1/U बराबर 1N2 माइनस 1/R। या सिंपली 1N2 को मैं सिंपली 1N2 के स्थान पर N लिख देता हूँ सुविधा के लिए। लेकिन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि N पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, तो और आसान तरीके से सूत्र को याद करने में सुविधा होगी। N/V माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R। यही एक्सप्रेशन आया था, तो सेम है बच्चों, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बच्चों अब अपवर्तन का सूत्र हमने पढ़ ही लिया है, तो अब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, लेकिन मैं यहाँ समझाने के दृष्टिकोण से यहाँ पर मैं हल कर रहा हूँ कि वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से, बिंदु स्रोत जो है वो वायु में रखा है, प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ, उस गोलीय पृष्ठ की जो अपवर्तनांक है n, ये वायु के सापेक्ष हो गई बच्चों, यानी ये ANG दे रखा है एक तरीके से, तो वो 1.5 है और R कितनी है? 20 सेंटीमीटर, यानी उस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ ये नहीं कहा है बच्चों कि वो गोलीय पृष्ठ उत्तल है या अवतल है। दिक्कत ये आती है ना, जैसे देखें, अगर पृष्ठ हमारा उत्तल होता तो हमारा जो R है वो C इधर आएगा, तो R ये होगा ध्रुव से ये दूरी, तो इस केस में तो हमारा PC पॉजिटिव R ही रखोगे। और अगर अवतल होता तो ध्रुव ये होता और वक्रता केंद्र इधर होता, तो ये जो PC दूरी होती C तक की जो R है, यहाँ PC आप -R लेते। अब क्वेश्चन में R 20 दे रखा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि R + 20 दे रखा है, यानी वो ये कह रहा है कि जो हमारा पृष्ठ है वो कैसा है? उत्तल पृष्ठ होगा, इसलिए यहाँ पर कोई बात नहीं की है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, फॉर्मूला तो दोनों पृष्ठों के लिए एक ही है, बस फर्क इतना हो जाता अगर इस क्वेश्चन में ये कहता कि किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर जिसका n इतना है और R प्लस का ही देता, तब भी आपको R माइनस में रखना पड़ता, तो आंसर बच्चों बदल जाता। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना, मैं वही बात यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था। तो देखें सूत्र क्या है? N/V माइनस 1/U बराबर N माइनस 1/R। यहाँ ये 1N2 है, यहाँ भी ये 1N2 ही दे रखा है, 1N2 को यहाँ पर N मान के चल रहे हैं ये, यानी और 1N2 भी यहाँ क्या है बच्चों? ANG, एयर से गिलास में, क्योंकि जो बिंदु स्रोत है वो वायु में रखा हुआ है, जो प्रकाश स्रोत है जहाँ से किरणें जा रही हैं, इसका प्रतिबिंब पूछा है, तो वो n कितना दे रखा है? 1.5। अब R यहाँ पॉजिटिव लेना है क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है,
अगर अवतल कह देता तो हम -20 रखते तो आंसर हमारा अलग आता। u कितना हो गया बच्चों? u देखें, चाहे वो पृष्ठ अवतल हो या उत्तल हो, बस तो हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखी जाती है। तो ये दूरी हमेशा कैसी नापी जाएगी? नेगेटिव। u हमेशा नेगेटिव लेते हैं और वो 100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, इसलिए u बराबर -100 सेंटीमीटर। तो बच्चों ऑप्टिक्स में इन चिन्हों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर एक भी चिन्ह अगर आपने गलत लगा दिया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत ही आएगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। v हमें क्वेश्चन मार्क दैट इज v कैलकुलेट करना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों। तो n कितना रखेंगे? 1.5 वटे v के स्थान पर हमें कैलकुलेट करना है। -1 वटे u, -100 है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/100 हो गया, बराबर n-1 दैट इज 1.5 -1 अपॉन r कितना रखेंगे? 20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1.5 अपॉन v इक्वल्स टू 1.5 -1 0.5 अपॉन 20 -1 अपॉन 100 हो गया बच्चों। ठीक है, अब पॉइंट से मैं ये हटा दूं तो यहाँ 200 हो जाएंगे, 5/200 -1/100 यहीं सिंप्लीफाई कर लूँ तो यहाँ 2 से ऊपर नीचे गुणा करूँ तो 2/200, ये 5/200, तो 5/200 - 2/200 3/200 आ गया बच्चों। ठीक, तो 1.5 अपॉन v बराबर 3/200, तो v बराबर कितना आ गया? 200 गुणा 1.5/3, ये 2 बार कट गए और 2 से ये 100 बार कट गया, तो v बराबर पॉजिटिव आया बच्चों 100 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब आपतित किरण की दिशा में 100 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। प्रतिबिंब इधर था, वो सॉरी वस्तु इधर थी और प्रतिबिंब उस साइड बनना है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो बच्चों आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आज हमने सीख लिया है, आज तक हमने ये सीख लिया कि गोलीय पृष्ठ जो होते हैं उत्तल या अवतल, उस पर अपवर्तन किस तरीके से होता है, उसके लिए क्या सूत्र प्रयुक्त किया जाता है, उस सूत्र को हमने ड्राइव भी कर लिया, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हल कर ली। तो अब बच्चों एक काम करके देखना, इसी क्वेश्चन को ऐसे बना लेना कि वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर, ये होमवर्क दे रहा हूं, अब यहाँ पर क्या शब्द कर लोगे? अवतल गोलीय पृष्ठ पर। तो अब आपको यहाँ r फिर माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ समझाया था कि r माइनस है। तो r जब माइनस लेंगे बच्चों तो ये माइनस में आएगा, ये वाला पद माइनस में आएगा, तो ये दोनों वैल्यू माइनस में हो जाएंगी। फिर तो -5/200 2/200 फिर आएगा 7/200 और 7/200 और यहाँ 1.5, तो आंसर आपका बिल्कुल अलग आएगा। वो आपके लिए होमवर्क है। तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग पृष्ठों से वैल्यू अलग अलग आएगी, इमेज अलग अलग जगह बनेगी, लेकिन जो सूत्र प्रयुक्त करेंगे वो चाहे गोलीय हो, चाहे उत्तल हो या अवतल हो, फॉर्मूला दोनों पृष्ठों के लिए यही रहेगा। बस r का ध्यान रखना है, u तो हमेशा नेगेटिव लेंगे ही, r का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। अवतल के लिए नेगेटिव लेंगे, उत्तल के लिए पॉजिटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, ओके। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और कल हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। हम दर्पण पढ़ चुके हैं, गोलीय पृष्ठ पढ़ चुके, अब कल के लेक्चर में बात करेंगे लेंस क्या है, व्हाट इज अ लेंस, लेंस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उनसे प्रतिबिंब किस किस तरीके से बनेंगे, ये सब चीज़ें कल के लेक्चर में। तो कल का लेक्चर देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।